ये टॉपिक जो है ये है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट मेथड। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मरियम वगैरह ने, मुक़द्दस साहब ने, फेडरल बोर्ड वालों ने, पिंडी बोर्ड वालों ने जो है वो ये नहीं पढ़ा होगा। आज फ़िज़िक्स में भी हम पढ़ेंगे, ये आपके फेडरल बोर्ड में फ़िज़िक्स में नहीं है बेसिकली। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है, अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कॉलम। सही है। तो ये वाली जो चार्ज की वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक जो है वो मेथड है, और वो मेथड है मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिलीकॉन ने ये फाइंड किया था, ये चार्ज की वैल्यू बेसिकली मिलीकॉन ने फाइंड की थी, और उसने फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेथड है उसको हम कहते हैं मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। और उसमें उसने क्या किया है, उसी मेथड को जो है वो हम क्या करेंगे भी डिस्कस करेंगे, और जिस तरह उसने क्यू की वैल्यू फाइंड की है तो हम भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो उसने मेथड किया है हमारे पास, या उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में जो उसने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं या जो अपरेटस यूज़ किया है, वो कंपोनेंट्स और अपरेटस क्या हैं उनकी लिस्ट मैंने लिखी है यहाँ पर। सबसे पहले हमें एक चैम्बर चाहिए विद 2 विंडोज़। चैम्बर का मतलब कि एक कंटेनर आप समझ लो, सही है, या आप एक बॉक्स समझ लो, बड़ा आपके पर रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है, सही है, अंदर से खाली है वो, उसको हम कह रहे हैं चैम्बर, या उसको आप कंटेनर कह लो। लेकिन उस कंटेनर की 2 विंडोज़ हैं। ये देखो यहाँ पर डायग्राम में एक विंडो W1 है और दूसरी विंडो कौन सी है हमारे पास, W2 है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या चाहिए, हमें एटमाइज़र चाहिए विद ऑयल। अब एटमाइज़र क्या होता है, एटमाइज़र मतलब कि स्प्रे करने वाले, जिस तरह आपके पास स्प्रेयर नहीं होता, सही है, इसी तरह इसको हम कहते हैं एटमाइज़र। तो उसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ है हमारे पास, सही है। सब ऑयल को स्प्रे करने के लिए हमारे पास जो यूज़ करना है मैंने उसको, वो क्या है, एटमाइज़र है। और ये है वो डायग्राम के अंदर जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एटमाइज़र है। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या करेगा, स्प्रे करेगा, मतलब कि इसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ है। ये अंदर नीचे ये देखें अगर डायग्राम के अंदर, तो ये नीचे बोतल सी है ना, ये इस बोतल के अंदर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ऑयल पड़ा हुआ है। तो इस ऑयल को वो स्प्रे करेगा अंदर। फिर दूसरी जो कंपोनेंट हमें जो चाहिए वो है लाइट सोर्स टू इल्यूमिनेट ऑयल ड्रॉप। मतलब कि हमें एक लाइट सोर्स चाहिए, जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल बल्ब है, वो यहाँ पर आपके पास एक लगा हुआ है, सही है, और उसको हम कह रहे हैं एस से डिनोट किया हुआ, वो लाइट सोर्स है। अब उसको हमने क्यों हमें वो चाहिए, अभी ये जो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगे वो तो बहुत बारीक होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, तो उनके ऊपर रोशनी डालने के लिए, मतलब उनके ऊपर रोशनी पड़े ताकि हमें नज़र आए अंधेरा। अंदर वैसे तो अंधेरा होगा ना, कंटेनर है आपके पास, तो अंदर रोशनी डालने के लिए हमारे पास जो हमने यूज़ किया है वो क्या है, लाइट सोर्स है एस। फिर कन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया टू कन्वर्ज लाइट ऑन ऑयल ड्रॉप। अब जो बल्ब होगा उसकी लाइट जो है वो चारों तरफ जा रही होगी, लेकिन हमने यहाँ पर लेंस लगाया है ताकि जो उसकी लाइट है वो क्या हो सके, कन्वर्ज हो सके। अब जो हमने लेंस लगाया है यहाँ पर वो कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कि कन्वेक्स लेंस है। अब आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, लाइट रेज़ को कन्वर्ज करना, जो दूर से लाइट रेज़ आ रही होती हैं उनको कन्वर्ज करके इकट्ठा करता है ये। तो अब सारी की सारी लाइट रेज़ को इकट्ठा करके वो किस पे जाके लाइट को जो है रेज़ को जो है वो शो करेगा हमारे पास किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर। फिर आगे हमारे पास जो चौथी चीज़ आती है, 5वीं, वो क्या है, माइक्रोस्कोप है टू सी ऑयल ड्रॉप। अब हमने माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ये आपको डॉट डॉट से नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसका मतलब है कि हमने यहाँ से बाहर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अब ऑयल ड्रॉप जो वो बहुत छोटा सा होता है, सही है, तो उसको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किया है, और वो माइक्रोस्कोप आपका यहाँ पर M है। फिर आगे हमारे पास आता है 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, 1 हैज़ होल। अब 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही हैं ग्रीन कलर की यहाँ पर, ये वाली लाइंस जो हैं, ये प्लेट्स हैं 2 हॉरिजॉन्टल। जिस तरह कैपेसिटर की प्लेट होती है ना 2, एक कैपेसिटर की प्लेट ऊपर होती है, दूसरी कैपेसिटर की प्लेट जो है वो नीचे होती है, सही है। इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं हमारे पास। अब उन प्लेट्स के ऊपर जो ऊपर वाली प्लेट है उसके अंदर क्या है, हमारे पास होल है, और वो होल हमारे पास जो है उसको हमने H से डिनोट किया हुआ है, और वो यहाँ पर होल है, आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको। फिर आगे आते हैं हमारे पास बैटरी हमने यूज़ की है। बैटरी यहाँ पर डायग्राम में नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इधर, तो इधर V लिखा हुआ है। V का मतलब है कि यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और वो वोल्टेज हम किस से अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं। और वो बैटरी वोल्टेज हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को ला सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर
यहाँ पर बैटरी हमने कनेक्ट की है। दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है। जिस कैपेसिटी की दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं ना हम, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हमें बैटरी चाहिए होती है। इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए बैटरी हमें यहाँ पर चाहिए, और वो बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, और वो यहाँ पर हमने कनेक्ट की है। उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है। अब उसकी वर्किंग, इसकी जो वर्किंग है आगे, और फिर हमारे पास आगे आ जाएगी इसकी डेरिवेशन, वर्किंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इस मेथड की या इस एक्सपेरिमेंट की कैसे वर्किंग है, मतलब कि कैसे इस पर हमने काम किया है, और फिर हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली क्यू फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये सारा कुछ वो लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बाद में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एटोमाइज़र है ना, इससे हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे ऑयल ड्रॉप्स की। जब स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर क्या आ जाएंगे, ऑयल ड्रॉप्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो वो जो ऑयल ड्रॉप्स आएंगे, ये एक ऑयल ड्रॉप है, ये फिर है, ये ऑयल ड्रॉप है, इसी तरह से कुछ ऑयल ड्रॉप जो है वो अंदर आ जाएंगे। तो अब जब एक आपका ऑयल ड्रॉप यहाँ पर उसके अंदर आ जाएगा ना, प्लेट के अंदर आ जाएगा, तो फिर हमने क्या करना है, इस होल को ऊपर से बंद कर देना है। इस होल के ऊपर क्या होगा, विंडो होगी, इसकी शटर होगा यहाँ पर, सही है। तो जैसे ही एक ऑयल का ड्रॉप जो है वो जब इन प्लेट्स के दरमियान में एंटर हो जाएगा ना ऊपर से सुराख में से, तो हमने सुराख को क्या कर देना है, शटर से बंद कर देना है। तो सुराख को बंद करते ही साथ में हमने क्या करना है, बैटरी को ऑन कर दिया। यहाँ पर जो बैटरी हमने कनेक्ट की होगी ना साथ में, उस बैटरी का हमने बटन क्या कर देना है, ऑन कर देना है, मतलब कि बैटरी का स्विच ऑन करना है। तो जैसे बैटरी हम ऑन करेंगे तो इन प्लेट्स के ऊपर क्या आ जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब हमने यहाँ पर स्प्रे किया था ना ऑयल को, जब हमने ऑयल को यहाँ से ऊपर से स्प्रे किया था, तो जब हम आपको पता है कि जब ऑयल के ड्रॉप्स जो हैं वो जैसे ही इसकी नोज़ल में से, एटोमाइज़र जो है इसकी यहाँ पर आगे नोज़ल होगी ना बारीक सी, तो जब उसकी नोज़ल में से आपके ऑयल ड्रॉप्स बाहर आएंगे, एक फ़ाइन बीम के अंदर आते हैं, मतलब कि एक एक ड्रॉप करके बाहर आता है, सही बारीक करके, सही है। तो जब वो बाहर आएगा तो सही स्पीड से आएगा। तो जब उसकी नोज़ल की जो साथ में उसकी जो वाल्स होती हैं, मतलब कि जो नोज़ल के साथ जो आप उसकी जो साइड्स होती हैं, आप ये समझ लो, तो उसके साथ आपका जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करके बाहर आते हैं, मतलब कि उसे रगड़ के उसके साथ से रगड़ करके क्या आते हैं, बाहर आते हैं। तो जब वो बाहर आएंगे तो फ्रिक्शन होती है, मतलब कि एक किस्म की, तो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब कोई दो बॉडीज़ हैं उनको अगर हम आपस में फ्रिक्शन करते हैं, उनको रगड़ते हैं, तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह से जब हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप्स हैं जब वो बाहर आएंगे नोज़ल में से, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे फिर वो जो एक ड्रॉप हमारे पास प्लेट के अंदर एंटर हो गया, अब उस प्लेट के अंदर जो ड्रॉप एंटर हुआ है उस ड्रॉप के ऊपर कौन सा चार्ज है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, सही है। तो नेगेटिव चार्ज के साथ वो एंटर हो गया। तो जैसे एंटर हुआ है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, बैटरी ऑन कर दी है। अब हमने जैसे बैटरी अप्लाई ऑन की है तो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब मुझे बताओ ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मुकद्दस किधर जाएगा, ये कोई बता दो, माहम बता दो। ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो क्या करेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वैसे तक जब हमने बैटरी नहीं अप्लाई की उसके ऊपर, मतलब कि बैटरी का हमने बटन जब नहीं ऑन किया होगा तब तो वो नीचे जा रहा होगा ना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या कर रही होगी, खींच रही होगी अपनी तरफ, नीचे की तरफ, तो वो नीचे जा रहा होगा। लेकिन जैसे हम बैटरी ऑन करेंगे तो तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऊपर जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज वाले ड्रॉप को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो हमारे पास ड्रॉप है ना, ये इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, सही है। एक फोर्स वो है जो नीचे की तरफ है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि हमेशा बॉडी को किधर खींचती है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन एक और फोर्स है जो उसको अभी ऊपर की तरफ खींचने लग गई है, और वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट है उसको वो क्या कहती है, वो चार्ज हमारे पास जो ड्रॉप है हमारे पास ऑयल का वो ऊपर की तरफ आए। अब हमने यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बेसिकली ये वाली, अब हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की ऐसे एडजस्ट करनी है, मतलब कि वोल्टेज हमने इतना एडजस्ट करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना जो ऊपर की तरफ उसको खींच रही है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब कि नीचे वाली फोर्स जो उसको खींच रही है और जो ऊपर फोर्स खींच रही है, दोनों जब वो इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एयर में सस्पेंड हो जाएगा ना, मतलब कि एयर के अंदर रुक जाएगा, वो ना ऊपर जाएगा और ना ही
नीचे जाएगा। समझ लगी इसकी आपको? तो हमने ऐसे यहाँ पर वोल्टेज एडजस्ट करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Fe वो किसकी इक्वल हो जाए, Fg की इक्वल हो जाए। तो ये वाली कंडीशन हमें यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है, फिर चार्ज फाइंड करना है ऑयल के ऊपर। अच्छा, अब Fe इज़ इक्वल्स टू Fg हमने कंडीशन यूज़ करनी है, मतलब कि हमने वोल्टेज इतना अप्लाई करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसकी इक्वल हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स mg के। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फार्मूला था, E इज़ इक्वल्स टू, आपको पता है कि सबसे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था E इज़ इक्वल्स टू F/Q था। तो F किसकी इक्वल होगा, EQ की इक्वल होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बेसिकली वेट की इक्वल होती है ना, तो और वेट किसकी इक्वल होता है, mg की इक्वल होता है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स mg की इक्वल है और इलेक्ट्रिक फोर्स EQ की इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पर मैंने EQ लिख ली है या QE, और ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पर मैंने क्या लिख ली है, mg लिख ली है। सही हो गया। हमने फाइंड करना है Q। तो अब E जो है, अब हमें पता है कि जो E का फार्मूला है वो क्या है, E इज़ इक्वल्स टू V/D है। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया है, वही आपका जो E इज़ इक्वल्स टू था माइनस डेल्टा V/डेल्टा R। ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है E के साथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन E के साथ है। तो डेल्टा V की जगह पर हमने लिख ली है V, और डेल्टा R डिस्टेंस है उसकी जगह पर हमने लिख ली है D। अब ये जो D डिस्टेंस है ये बेसिकली इन दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, ये आपने देखना है यहाँ से, इन दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है D। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/D। अब ये वाली जो E है इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दी है, V/D। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में ये फिर E की जगह पर हमने क्या पुट कर दी है, V/D। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, Q इंटू V/D इज़ इक्वल्स टू mg। हमने फाइंड करना है Q, ये वाला Q। तो ये V/D जो है इनको हमने उस साइड पे लेकर जाना है, राइट साइड पे। तो D उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो V है उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सही है। तो D उधर जाके देखो मल्टीप्लाई हो गया, mgd हो गया, और V उधर जाके डिवाइड हो गया। तो Q इज़ इक्वल्स टू क्या फार्मूला हमारे पास बन गया अभी, Q इज़ इक्वल्स टू mgd/V। सही है। तो अब अगर यहाँ पर आप देखो तो हमने फाइंड करना है Q, लेकिन Q फाइंड कैसे करेंगे, जब ये वाली वैल्यूज़ हमें जो राइट साइड पे ये फाइंड पता होंगी तो फिर। सही है। तो राइट साइड पे सबसे पहले है V हमारे पास। V क्या चीज़ है, V क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, क्या है ये, वोल्टेज है। तो ये आपने याद रखना है, ये वेलोसिटी नहीं है या वॉल्यूम नहीं है, ये वोल्टेज है। और वोल्टेज तो हमें पता होगा ना कि हमने कितना बैटरी का वोल्टेज यहाँ से दिया है। सही है। तो इसका मतलब है कि हमें कि V की वैल्यू हमें पता होगी कि हमने कितना यहाँ से वोल्टेज एडजस्ट किया। खुद हम वोल्टेज एडजस्ट करेंगे ना बैटरी से, तो उसकी वैल्यू हमें पता होगी बैटरी से। फिर आगे है D। D क्या है, इन प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है, वो भी हमें पता होगा कि कितना डिस्टेंस है, वो हम खुद मेजर कर सकते हैं स्केल से या मीटर रूल वगैरह से, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं डिस्टेंस मेजर। सही है। तो D की वैल्यू हमें पता होगी। फिर आगे आते हैं G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 9.8 है, वो भी हमें पता है। फिर आगे आता है मैस। अब ये मैस किस चीज़ का मैस है, किस चीज़ का मैस है ये ऑयल ड्रॉप का मैस है। सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का mg हमने किसके ऊपर किया था, ड्रॉप के ऊपर था ना, मतलब कि ड्रॉप का ये वेट है mg, तो फिर ये मैस भी किसका होगा, ड्रॉप का ही होगा ना। तो ये जो आपके पास मैस है वो ड्रॉप का है, लेकिन अब ड्रॉप का जो मैस है वो हमें नहीं पता, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे। अब हमारा जो मेन मकसद है वो है मैस फाइंड करना। अब हम पहले मैस फाइंड करेंगे ड्रॉप का, जब मैस फाइंड हो जाएगा तो फिर बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, तब हमारे पास Q की वैल्यू फाइंड होगी। सही है। तो Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमने क्या फाइंड करना है, मैस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैस की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। सही है, ये आपने याद रखना है। बाकी G, D और V की वैल्यू हमें पता है, हमने सिर्फ क्या करना है, M फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। अच्छा, अब मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जब मैस हमने ये सारी चीज़ें जब फाइंड कर लेंगे ना, तो मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर देंगे, मतलब कि बैटरी को दोबारा क्या कर देंगे, अभी यहाँ से हम ऑफ़ कर देंगे, बैटरी को हम दोबारा क्या कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे। जब बैटरी आपकी दोबारा ऑफ़ हो जाएगी तो ड्रॉप क्या हो जाएगा, दोबारा नीचे गिरने लग जाएगा ना, ऐसा ही है। हाँ जी। तो जब आपका भी ड्रॉप गिर रहा होगा नीचे, सही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा होगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा होगा। और उसके नीचे इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बेसिकली, जिसकी वजह से नीचे गिर रहा है, वो Fg इज इक्वल्स टू mg, यही है।
अब आपको पता है कि जब भी एक पानी का ड्रॉप, या हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, टर्मिनल वेलोसिटी वाला एक टॉपिक था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में, याद है कुछ? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब रेन का ड्रॉप नीचे गिरता है तो वो जो गिर रहा होता है वो आराम आराम से जब गिर रहा होता है, या उसका आप समझ लो जो हमारी नहीं होती वो फॉग नहीं होती आपके पास, सॉरी वो स्नो जो होती है आपके पास, बर्फ़ पड़ती है जो, वो बर्फ़ जो होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही होती है। इसी तरह से जो ड्रॉप होता है पानी का वो भी आहिस्ता अगर गिर रहा होता है तो वो क्यों गिर रहा होता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सही है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो नेट फोर्स होती है उसके ऊपर वो ज़ीरो होती है। नेट फोर्स ज़ीरो कैसे होती है? क्योंकि जब ड्रॉप नीचे गिर रहा होता है तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही होती है, और उस ऊपर वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसकी ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी ना। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी इसकी? ज़ीरो हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट होगी। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, फर्स्ट ईयर में। सही है। जब वो खुद नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वेलोसिटी उसकी हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। सही हो गया। तो फिर हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू होगी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो एफ डी हमारे पास जो होगा ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी के। सही हो गया। अब जो ड्रैग फोर्स है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ भी हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला है वो क्या है? ये है, एफ डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एफ डी की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। 6 पाई ईटा क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। आर क्या होता है? उस ड्रॉप का रेडियस होता है जो नीचे गिर रहा है। और वी टी क्या है? उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके साथ वो नीचे गिर रहा है वो उसकी वी टी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। और फिर ये जो फार्मूला हमारे पास ये किसका है? ये एफ जी का है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है, मतलब कि उसका वेट। तो वो क्या है आपके पास? एम जी है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है? बेसिकली मैथ फाइंड करना है। सही हो गया। तो अब अगर इस इक्वेशन को मैं अगर देखूं, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन में मैथ हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो अब यहाँ पर जी की वैल्यू में पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू पता है, 6 कांस्टेंट है, पाई 3.14 है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ईटा क्या चीज़ है? ईटा विस्कोसिटी है, और ये विस्कोसिटी किसकी होगी? ऑयल की होगी। तो वो भी हमें पता होगा ना कि ऑयल की विस्कोसिटी कितनी है। सही है। तो वो भी हमें मालूम होगा। फिर आगे आती है वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे हम? वो भी हमने खुद फाइंड करनी है। आपने लिखना है यहाँ पर कि टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, उसके लिए सिंपल आपने लिखना है मेथड के टी वी टी कैसे फाइंड करनी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो ड्रॉपलेट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, हम देखेंगे कि उसने यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक एक डिस्टेंस मूव किया है तो हम देखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने में कितना टाइम लगाया है। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों चीज़ें जब उसके हम फाइंड कर लेंगे एक दो पॉइंट्स के दरमियान में, हम माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे ना, और साथ में हम डिस्टेंस भी मेजर करेंगे और टाइम भी देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसकी वी फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इस तरीके से हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें वी भी पता चल जाएगा। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ आर, रेडियस। और वो रेडियस किसका है? वो रेडियस है ड्रॉप का। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा मेन मकसद था वो था चार्ज फाइंड करना, क्यू। अब क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये वाला है। सही है। इसमें हमें सारी चीज़ें पता हैं लेकिन उसका मैथ्स नहीं पता ड्रॉप का। तो ड्रॉप का भी मैथ्स फाइंड करना है हमने, और उसका ड्रॉप का मैथ्स फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला आया है। लेकिन इस फार्मूले में भी हमें उसका रेडियस भी चाहिए, मतलब कि उस ड्रॉप का रेडियस क्या है। तो अब रेडियस पता होगा तो मैथ्स फाइंड होगा। जब मैथ्स फाइंड हो जाएगा तो फिर क्यू की वैल्यू फाइंड होगी। समझ लग गई है? तो अगर हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें ड्रॉप का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे अभी? अब एक आपके पास फार्मूला होता है वो डेंसिटी का, ये है वो। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? अगर हमारे पास जो आपने लेट करना है, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, उस ड्रॉप का जो रेडियस है वो आर है। ईटा क्या है? उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, रो क्या है? उसकी डेंसिटी है। तो अगर रो उसकी डेंसिटी है तो मुझे बताओ डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा?
रो इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम होगा ना, तो m ओवर क्या हो जाएगा, v होगा। हमने फाइंड करना है मैस, तो वॉल्यूम उधर जाके विस्कोसिटी के साथ सॉरी डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय विस्कोसिटी। अब हमारे पास जो है वो वॉल्यूम किस चीज़ का है, ऑयल ड्रॉप का है। तो ऑयल ड्रॉप मुझे बताओ सर्कल होता है स्फेयर होता है, ऑयल ड्रॉप क्या चीज़ होती है, सफ़ेयर होता है। तो सफ़ेयर का जो वॉल्यूम होता है, उस सफ़ेयर के वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब है। यही फार्मूला है, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हर टॉपिक में ये पढ़ते हैं तकरीबन। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। तो मैस किसकी इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, और वो है रो। अब मैस फाइंड हो गया यहाँ से, लेकिन अभी भी इसमें आर है, सही है ना। तो हमने आर को एलिमिनेट करना है, मतलब आर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एम को जो है हमने यहाँ से उठाना है, और इस एम को इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर एम की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, सही है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर देखें क्या होता है। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे यही था 6 पाई ईटा आर वी टी, यहाँ पर एम था और ये जी है। इस एम की जगह पर मैंने क्या पुट कर दी है, एम की वैल्यू जो हमने ये वाली फाइंड की है, ये वाली वैल्यू एम की, ये हमने क्या कर दी उधर पुट कर दी है। और वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई आर क्यूब रो, एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, यहाँ पर साथ में जी था आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी एम नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो अननोन है, अननोन एक चीज़ है, और वो क्या है, आर है। तो जब एक चीज़ अननोन हो तो वो चीज़ हम फिर फाइंड कर सकते हैं ना आराम से। किसी भी इक्वेशन में एक चीज़ अगर अननोन हो जो ना पता हो हमें, तो वो चीज़ हम आराम से उस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और वो यहाँ पर अननोन एक चीज़ वो क्या है, वो आर है। देखो ईटा भी पता है हमें, पाई भी पता है, वी टी जो मैंने आपको बताया अभी तरीका, उस तरीके से वी टी फाइंड करना है, जी की वैल्यू हमें पता है, और डेंसिटी की वैल्यू भी पता है। सिर्फ एक चीज़ नहीं पता, वो है आर। तो इस इक्वेशन से भी हम आर फाइंड कर लेंगे, सही है। तो अब ये वाला देखो, ये वाला जो आर है वो इस आर क्यूब के एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, आर स्केयर बच जाएगा, सही है। तो आर स्केयर, अब हमने आर स्केयर को अलग करना है, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे करनी है। तो फिर क्या होगा, आर स्केयर इज इक्वल्स टू, ये 3 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है हमारे पास, 6 पाई ईटा आर वी टी, सही हो गया। फिर 4 उधर जाके क्या हो जाएगा नीचे, इधर 4, वो देखो इस साइड पे आर स्केयर है ना, उधर एक आर था, वो इधर 3 आर थे, उधर एक आर था, तो वो जो उधर का एक आर जो है इधर के एक आर से कैंसिल हुआ, पीछे 2 आर बच गया, मतलब आर स्केयर बच गया, तो वो आर स्केयर है यहाँ पर। अच्छा ये वाला आप आर कह रहे हैं, हाँ ये वाला कैंसिल हो गया, हाँ ये वाला नहीं है यहाँ पर, वो सॉरी गलती से लिख दी मैं, सही है। 6 पाई ईटा वी टी आ गया हमारे पास। फिर 4 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, साथ में पाई भी डिवाइड होगा उधर जाके। फिर हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, वो भी जाके डिवाइड हो जाएगी, जी है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये पाए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी और चीज़ कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, 4 है ऊपर 6 है, तो 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6। अब ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 आ गया आपके पास, साथ में और पीछे क्या बच गया, ईटा बच गया और वी टी बच गया, तो 9 ईटा और वी टी आ गया। फिर नीचे क्या बच गया, सिर्फ 2 रो और जी, तो 2 रो और जी आ गया हमारे पास, सही है। तो अब देखो इस फार्मूले में 9 पता है हमें, ईटा की वैल्यू पता है, वी टी हमने जिस तरीके से बताया उस तरीके से फाइंड करना है, डेंसिटी भी कांस्टेंट वैल्यू है वो भी हमें पता होगी, जी की वैल्यू पता है। तो ये सारी वैल्यू जब मालूम होंगी हमें तो आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर उस आर की वैल्यू को हमने पुट करना है एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में, और वो इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये वाली है, ये जो इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो आर है ना हमारे पास, डेंसिटी की वैल्यू भी पता है, ये भी पता है, तो आर जब हमने उस फार्मूले से फाइंड कर लेना है तो उसको हमें यहाँ पर पुट करना है, तो क्या फाइंड हो जाएगा, एम फाइंड हो जाएगा। जब एम भी फाइंड हो जाएगा तो फिर उस एम को हमने किधर पुट करना है, आके इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ताकि हम क्या फाइंड कर सकें, क्यू फाइंड कर सकें। तो एम फाइंड जब पुट करेंगे, जी की वैल्यू पता होगी, डी की वैल्यू और वी की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्यू की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। अब समझ लगी आपको। तो कंक्लूजन ये निकला कि उसने मिलीगन ऑयल ड्रॉप, जो मिलीगन जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि
बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स लिए, पहले एक ड्रॉप का फाइंड किया, फिर दूसरे ड्रॉप का फाइंड किया, फिर तीसरे का, बहुत ज़्यादा मतलब कि तकरीबन आप समझ लो कि 50-60 उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सही है। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स का उसने अलग अलग क्या किया, क्यू की वैल्यू फाइंड की है। लेकिन जो सारे ड्रॉप्स थे, सारे के सारे जो ड्रॉप्स थे वो सिर्फ एक वैल्यू से इंटीग्रल मल्टीपल थे, मतलब कि कोई ड्रॉप था जिसकी वैल्यू इससे डबल थी, किसी की इससे ट्रिपल थी, किसी की इससे मतलब कि 4 गुना थी, किसी की बिल्कुल इसकी इक्वल थी, इस वैल्यू की इक्वल, मतलब कि 1.6 क्रॉस को -19। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटी वैल्यू है चार्ज की वो यही है, और वो है 1.6। तो इसका मतलब हुआ कि ये फिर चार्ज किसका हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। ऐसा ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर यही होगा। तो उस तरह फिर उसने क्या किया है कि उसने क्या कि जो ये वाली वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि यही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो उसने फिर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 क्रॉस यानी कि -19 कॉलम है। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन की जो है वो चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी। फिर समझ लगी आपको भी? अच्छा।